गरिमा अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी जो बहुत ही रईस और प्यार से पली बड़ी थी। महेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके एक इशारे पर गरिमा के लिए सब हाजिर हो जाता था। ऐसे ही एक दिन वो सुबह जागती है और उसे काफी भूख लगती है और वो ताऊ में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे भूख लग रही है, अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। बाबूलाल, किशोरी, धर्मू कहाँ मर गए सब के सब? आज मुझे भूख से मारने का इरादा है क्या? जी गरिमा बेबी। क्या जी बेबी जी लगा रखा है? और वो धर्मू कहाँ मर गया? गरिमा बेबी, वो मेम साहब को किट्टी पार्टी में छोड़ने गया है। मुझे सुबह से भूख लग रही है, 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अगर उससे एक भी सेकंड ऊपर हुआ तो तुम दोनों यहाँ से रफा दफा कर दिए जाओगे। जल्दी से कुछ बना कर लाओ। जी गरिमा बेबी, हम अभी लाते हैं। उसके नौकर इतना बोलकर 10 मिनट में फटाफट ब्रेकफास्ट बनाकर लाते हैं और उसके आगे सर्व करते हैं और उसके बाद वो साइड में होकर धीरे से बोलते हैं, पता नहीं बेबी को कैसा लगेगा खाना, कुछ भी ठीक से नहीं बना तो बहुत गुस्सा करेगी वो खाना खाकर जैसे ही हटती है, बाबूलाल उसके हाथ एक बॉल में ठाट से धुलवाता है और किशोरी उसे जल्दी से हाथ पोंछने के लिए हैंड टॉवल देती है। जिसके बाद वो बोलती है, मेरे पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हमारी बेटी ने हमें पुकारा और हम हाजिर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा पापा, मुझे कॉलेज जाना है, अब मैं चलती हूँ। आज हमारी बेटी किस कार में जाएगी? पापा, बाहर जाकर मैं कार सिलेक्ट करती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर 4-5 कार के आगे जाती है और कार को सिलेक्ट करके सर हिला के इशारा करती है। नो, ये वाली नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ड्राइवर, आज ऑडी निकालो। कुछ देर बाद वो अपनी कार से कॉलेज पहुंचती है। धूप बहुत तेज होने के कारण ड्राइवर उसके लिए अम्ब्रेला निकाल के खड़ा होता है और उसके पीछे चलता है। तभी वो ताली बजाती है और ड्राइवर चला जाता है। उसकी एक फ्रेंड रिचा आती है और कहती है, हाय गरिमा डार्लिंग, हाउस यू? आई एम गुड रिचा बेबी। ओ लुकिंग ओके ओके। ओह थैंक यू गरिमा, बट यू आर लुकिंग स्टनिंग। सो चले मिस नैनीताल वाली का लेक्चर लेने। ओहो, आई कैन लिसन। मुझे नहीं लेना वो बोरिंग सा लेक्चर। शी इज ऑल्सो बोरिंग। उफ। या सो कैन वी गो टू द कैंटीन? नो, हम यहाँ वहाँ का नहीं खाएंगे। वी कैन गो टू द रॉयल रेस्टोरेंट, वो बेस्ट और रिच होता है, यू नो। इतना बोलकर गरिमा जाती ही है कि एक नॉर्मल सी बिना मेकअप वाली लड़की से वो टकरा जाती है, जिस वजह से उसका हैंडबैग नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में बोलती है, हे, हाउ डेयर यू टू हिट मी लाइक दैट? ओह सॉरी, गलती से हो गया था मुझसे, माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपका पर्स। ओह गॉश, तुम जैसे गरीब लड़की को छूने से मेरा गुची का बैग गंदा हो गया। अब मुझे नहीं चाहिए ये बैग। डिस्कस्टिंग पीपल। ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? मैंने धक्का नहीं मारा आपको, बिना देखे आप चल रही थी, मैं नहीं। तुम मुझसे जबान लड़ाओगी अब। रिचा, तुम हैंडल कर लो, वरना मेरा मूड खराब हो गया। सो यू नो वेरी वेल। और हाँ, मेरा ये पर्स इससे ही दान कर दो। इसमें रखे पैसे भी इसे ही दे देना। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डोंट शो ऑफ योर मनी प्राइड हियर। ये सब जाकर कहीं और दिखाना। गरिमा को उस लड़की की बात बुरी लग जाती है और वो पैर पटककर वहाँ से अपने कार में बैठकर रिचा के साथ में रेस्टोरेंट पहुँचती है और उसके साथ में लंच करती है। जिसके बाद में दोनों वहाँ से क्लब जाते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों बाद में जब वो वहाँ से निकलने लगती है तो एक वेटर गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे कि उसके पैर पर चोट लग जाती है और वो गुस्से में उस वेटर का कॉलर पकड़ लेती है और उससे बोलती है, हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे पैर पर चढ़ गई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मैं तुम्हें अब इस क्लब से रफा दफा करवा दूंगी। गॉट इट? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझसे प्लीज मेरी नौकरी मत छीनिए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो मैडम। अरे यार गरिमा, छोड़ देना इसे, बेचारा बहुत गरीब है। ये सब होता देखकर एक युग नाम का हैंडसम सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़का आता है और बोलता है, इस लड़की में काफी ईगो भरी हुई है। कितना मिसबिहेव किया इसने वेटर के साथ। लाइन पर तो लाना ही पड़ेगा। वो ये सब सोचता ही है कि इतने में गरिमा जाते हुए युग से टकरा जाती है
जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है और वो गरिमा को बोलता है, हे यू रुको, तुमने मेरी शर्ट खराब की है। सॉरी वोरी बोलने की भी मैनर्स नहीं सीखी क्या तुमने? मुझे तुम्हें अपने मैनर्स शो करने की जरूरत नहीं है। तुम ही बीच में खड़े थे और वैसे भी एक शर्ट ही खराब हुई है ना, ये लो पैसे और जाकर 2 शर्ट ले आना अपने लिए। मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। पैसा बहुत है मुझ पर, लो रख लो, घूर क्या रहे हो? युग उसके पैसों का घमंड देखते हुए वही पैसे उसके मुंह पर मारता है और बोलता है, अमीर बाप की मैनर्सलेस बेटी, अपने पापा के पैसों पर उछलना बंद करो। मुझे तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। इससे भी ज्यादा पैसे मेरी जेब में भरे हैं। चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। यू नो, ये पैसे मेरे खुद के कमाए हुए हैं, ना कि पापा के। सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, वो बोलो। अपना और मेरा टाइम बचाओ, अंडरस्टैंड? मैं और तुम्हें सॉरी? मेरी हील्स भी तुम्हें सॉरी नहीं कहेंगी। क्या नहीं कहोगी? अच्छा सॉरी। लो, तुमने मुझे सॉरी आखिर कह ही दिया ना। यू, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ब्लडी नॉनसेंस। रिचा चलो। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन गरिमा कैफे में फिर से एक वेटर पर रोब झाड़ते हुए नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली युग फिर से वही नजारा देख लेता है और दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। ये देखकर युग मन में बोलता है, बहुत हो गया इसका, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत महलों की रानी बनती है ना। मैंने भी इसे लाइन पर लाकर नौकरानी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी युग शर्मा नहीं। युग उसके पास जाकर सॉरी बोलकर इनोसेंट बनता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, जिससे गरिमा उसके बहकावे में आ जाती है और धीरे धीरे गरिमा को वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। गरिमा को इस बात की भनक तक नहीं लगती और वो उसे शादी करने का फैसला कर लेती है। कुछ ही समय बाद में दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो पुराना सा मिडिल क्लास घर देखकर गृह प्रवेश के बाद बोलती है, युग ये क्या है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम बहुत रिच हो, फिर ये क्या गरीब खाने सा घर? मुझे माफ कर दो गरिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोला। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे आदत नहीं है ऐसे रहने की। बेबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे लिए यहाँ नहीं रह सकती। फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे होंगे एक दिन। अंदर चलो, पानी पिलाता हूँ। ये बोलकर युग उसे पानी पिलाता है। युग के घर में उसकी बीमार माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उसे खुद ही तुरंत खाना बनाना पड़ता है। गरिमा ने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वो अजीब सी सब्जी और टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती है, जिसे खाकर युग और उसकी माँ भावना उसके हाथ का खाना ही नहीं खाते और अपने हाथ का खाना जैसे ही गरिमा खाती है तो तुरंत खाना खाते ही बाहर निकाल देती है और बोलती है, छी, कितना गंदा खाना बनाया है मैंने। आप सब इसलिए नहीं खा रहे ना, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। माँ जी के लिए सूप मंगवा दूंगी। ये अभी के लिए ठीक है, पर गरिमा बेबी, माँ को बाहर का नहीं पसंद। कोशिश करो अच्छे से खाना बनाने की। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। युग उससे घर के सारे काम करवाता है जो उसने कभी नहीं किए होते। साथ ही साथ वो सुधर भी जाती है और थककर बोलती है, अब नहीं होगा मुझसे ये झाड़ू पोछा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहाँ मैं महलों की रानी थी और कहाँ प्यार के चक्कर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा है। युग उसकी ये बात सुन लेता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने असली घर ले जाता है, जो बहुत ही आलीशान होता है। साथ ही साथ उसकी माँ भी खूब अच्छे और अमीर कपड़े पहनकर बिल्कुल ठीक ठाक से उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है, बहू अपनी आंखें खोलो और देखो इसे। माँ जी आप और ये घर। सॉरी गरिमा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये सब किया और तुमसे छुपाया भी कि मैं गरीब हूँ। पर अब जब तुम पहले से काफी बदल चुकी हो तो इसीलिए अपने असली घर ले आया तुम्हें। गरिमा उसकी ये बात सुनकर माफी मांग लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। देवयानी अपने पोते अजीत और उसकी पत्नी खुशी के साथ रहा करती थी। खुशी बड़े ही मॉडर्न मिजाज की थी, लेकिन देवयानी थोड़े पुराने ख्यालात की थी, जिसके चलते वो हमेशा खुशी पर रोक टोक करती रहती थी और ये चीज खुशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो देवयानी के कमरे में जाती है और उसकी नजर उसकी बेड के किनारे रखी पुरानी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है,
इसी छड़ी के सहारे मेरी दादी जी पूरे घर में घूमती रहती है ना। जब ये छड़ी ही नहीं रहेगी तो पूरे घर में कैसे घूमेगी? ना ये पूरे घर में घूम पाएगी और ना ही मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक पाएगी। सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। खुशी अपने हाथों में छड़ी लिए ये सब सोच ही रही होती है। तभी देवयानी दीवार का सहारा लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और खुशी के हाथों में अपनी छड़ी देखकर कहती है, बहू, तू मेरी छड़ी के साथ क्या कर रही है? मुझे मेरी छड़ी वापस कर, अभी के अभी। मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी तुझे अभी सुकून नहीं मिला, जो मेरी छड़ी भी लेने आ गई। मुझे आपकी इस पुरानी छड़ी की जरूरत नहीं है। वैसे भी छड़ी लेकर चलने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। इसकी जरूरत मुझे नहीं, आपको ही है। और वैसे भी आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही क्या है जो मैं आपसे कुछ छीनूंगी? काश मुझे तेरी और अपने पोते की असलियत पहले से पता होती, तो मैं कभी तुम लोगों के छलावे में नहीं आती। मुझसे ही तुम लोगों को समझने में गलती हो गई। हम लोग आपको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, आपको रहने के लिए छत दे रहे हैं, वही बहुत है। वरना अगर कहीं आपको अपना आगे का जीवन सड़क पर गुजारना पड़ता तब पता चलता आपको। खुशी इतना कहकर गुस्से में कमरे से निकल जाती है और नीचे जाकर रसोई में काम कर रही अपनी नौकरानी रानी से कहती है, आज दादी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जुबान बहुत चल रही है। कुछ दिन तक जब खाना नहीं मिलेगा ना तो अपने आप ही जुबान बंद हो जाएगी। मुझे उल्टा बोल रही है। अब पता चलेगा कि मुझे उल्टा बोलने का क्या नतीजा होता है। लेकिन मालकिन, अगर मैं दादी को खाना नहीं दूंगी तो दादी दवा कैसे खाएंगी? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोचिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसके मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उसका कोई काम भी नहीं है। मालकिन, बात जरूरत की नहीं है, बल्कि बात उनके सेहत की है। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। बेचारी कितनी बूढ़ी है, छड़ी के सहारे चलती है। तुम्हें इस घर में नौकरानी किसने रखा है, दादी ने या मैंने? ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अपने काम से काम रखो और आगे से अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करना। खुशी इतना कहकर रसोई से चली जाती है और आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद जब रानी नाश्ता लेकर देवयानी के कमरे में नहीं जाती तो वो अपने कमरे से छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और रानी को एक छड़ी मारते हुए कहती है, इतनी देर से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है। दवा भी खाना है, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरे घर में एक बुढ़िया है, तुम सब लोग मिलकर उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हो। अरे दादी, तो आप ही अपनी छड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों कर रही है? कहने को तो ये पुरानी छड़ी है, लेकिन लगती बहुत जोर से है। अभी तो धीरे से, वो भी सिर्फ एक ही छड़ी मारी है। अगर पूरी जान लगाकर मार दिया ना तो आंसू भी नहीं रुकेंगे। जल्दी बता मुझे, खाना क्यों नहीं दिया तूने अभी तक, या एक और लगाऊं? अरे दादी, अगर आपको छड़ी मारने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपनी बहू को मारिए। उसी ने मुझे आपको खाना देने के लिए मना किया है। बेवजह आप मुझ पर छड़ी बरसाई जा रही है। मुझे खाना देने से मना कर रही है ना? इसे तो अभी बताती हूँ। समझती क्या है ये अपने आप को? देवयानी इतना कहकर छड़ी के सहारे टक टक कर खुशी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशी प्लेट भर कर फ्रूट बगल में रखकर उसे खा रही है, साथ ही वो टीवी देख रही है। तभी देवयानी खुशी के पास जाकर अपनी छड़ी से उसे मारते हुए कहती है, यहाँ खुद बैठकर आराम से फल के ऊपर फल दबा रही है और मुझे खाना भी नहीं दे रही। आज तुझे भी पता चलेगा कि दादी की पुरानी छड़ी मुझे खाना नहीं देगी। तो तेरी इतनी हिम्मत। दादी, आप ये क्या कर रही है? मुझे चोट लग रही है। बंद करिए छड़ी मारना, वरना मैं आपकी छड़ी तोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं। तू मेरी छड़ी तोड़ेगी? उससे पहले तो मैं अपनी पुरानी छड़ी से मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगी। आज के बाद दोबारा ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। देवयानी इतना कहकर अपनी पुरानी छड़ी से खुशी की बहुत धुलाई करती है। तभी उसका पोता अजीत वहां आ जाता है और अपनी दादी की छड़ी पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ दादी, आप खुशी को क्यों मार रही है? अरे क्या कर दिया इसने? इसने अपनी नौकरानी को मुझे खाना देने के लिए मना किया है। पूरा दिन मुझे भूखा मार दिया। तो मारूं ना तो और क्या करूं?
अच्छा ठीक है, माफ करो, इससे गलती हो गई होगी। आप कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। और खुशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई अपने से बड़े के साथ भला ऐसे करता है? थोड़ी देर बाद देवयानी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन खुशी और अजित मार्केट से घर आकर सोफे पर बैठते हैं और खुशी की नजर फिर से सोफे पर देवयानी की रखी छड़ी पड़ जाती है, जिसे देखकर उसे दादी से खाई हुई मार याद आती है और वो गुस्से में उस छड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो छड़ी बीच में खुल जाती है और उसके अंदर छिपा हीरो का हार बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अब समझ में आया कि दादी अपनी पुरानी छड़ी को क्यों नहीं बदलना चाहती थी, क्योंकि इसके अंदर हीरो का हार जो था। आपकी दादी तो बड़ी ही तेज निकली। ये तो वही हीरो का हार है जिसे मैंने अपनी शादी के टाइम पर दादी के गले में देखा था। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद मैंने दादी से इस हार के बारे में कितना पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आज तो इनका राज सबके सामने आ ही गया। अब ये हार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रहने दो यार, वैसे भी हमने दादी से धोखा करके सब कुछ तो ले ही लिया है, एक हार ही तो उनके पास बचा है। रहने दो, मत लो यार। आपका दिमाग खराब है? उनके लिए मैं हीरो का हार छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन दादी ने मेरी बहुत पिटाई करी थी, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। खुशी इतना कहकर जैसे ही छड़ी को उठाकर उसमें से हीरो का हार निकालने की कोशिश करती है, तभी देवयानी वहां आ जाती है और उससे अपनी छड़ी छीन कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को हाथ लगाने की? दोबारा मेरी छड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। छड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी, आपकी पुरानी छड़ी का राजा सबके सामने आ गया है। आपने इसमें हीरो का हार किसके लिए छिपा रखा है? एक काम करिए, छड़ी आप रख लीजिए और ये हीरो का हार मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैं तुझे नहीं देने वाली हूँ। फिर तू चाहे मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, ये हार मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही दूंगी जब वो मुझसे मिलने आएगी। दादी, तब तो आपको भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी वही है। तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पागल हो क्या? ये चीज दादी को मत बताओ, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं ये हीरो का हार लूंगी, या तो इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी, फिर चाहे इनके साथ कुछ भी हो। खुशी इतना कहकर अपनी दादी को उसकी बेटी के मरने की सच्चाई बता देती है, जिसे सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसको अटैक आ जाता है और वो वहीं सबके सामने अपना दम तोड़ देती है।